हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू सिग्मा ई लर्निंग सेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही छोटा और प्यारा टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बेटा मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको ऐसे ही कंटेंट लगातार मिलते रहेंगे। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो देखिए सर, नाम से ही क्लियर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्वी अगर हम इसको तोड़ दें, इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस, ये तो बस ऐसे एक जनरल आइडिया, आपको समझ में आ गया ना। इक्वी पोटेंशियल सरफेस मतलब इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। सपोज करो बेटा आपके पास एक सरफेस है, ठीक, और इस पे हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो। अब कैसे सेम होगी वो मैं बताऊंगा, अभी टेंशन ना लो, अभी बस समझो। मान लो कि ये एक सरफेस है जिसपे कोई भी पॉइंट ए बी सी डी ई ले रहे हो, और हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है, वो क्या है, इक्वल है सर। और पोटेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है बेटा, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r, जहां पे q की वैल्यू हम सिंबल के साथ, साइन के साथ पुट करते हैं, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट। इतना आपने पढ़ा हुआ था। तो सर बेसिकली अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है, तो आप बोलोगे सर इट इज अ सरफेस ऑन विच एवरी पॉइंट हैज सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं। या आप कह सकते हो सर ये उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जहां पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये ठीक। अब आपको पता है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई आर स्क्वायर। तो सपोज करो ये q कूलम का पॉजिटिव चार्ज है। अब बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या बताती है कि कहां पे अगर आप यहां रहोगे तो ज्यादा फोर्स लगेगा, यहां रहोगे तो उससे थोड़ा सा कम फोर्स लगेगा, यहां रहोगे तो उससे थोड़ा सा और कम फोर्स लगेगा, क्योंकि यहां पे आपको दिया हुआ है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे हम चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और चार्ज का रिलेशन, फोर्स का रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम कोई दूसरा चार्ज क्यू ले आए तो उस पे लगने वाला फोर्स वेक्टर एफ क्यू इंटू वेक्टर ई के बराबर होता है। मतलब आप कोई बाहर से टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएगी कि किस पॉइंट पे उस चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से आप दूर जाते जा रहे हो, जैसे जैसे आप पॉजिटिव चार्ज से दूर जा रहे हो, डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिग्रेड हो रही है, डिक्रीज हो रही है ना। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है तो यानी उस पर लगने वाला फोर्स भी कम होगा। और जब उस पे लगने वाला फोर्स कम होगा तो किसी टेस्ट चार्ज को किसी पॉइंट तक ले आने में हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो भी कम होगा, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टिंग फोर्स रहेगा उतना ही ज्यादा हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और जितना ज्यादा हम एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे बेटा उतना ही ज्यादा हमको वर्क करना पड़ेगा। ये याद आया, लास्ट टू लास्ट लेक्चर से है। जिसको नहीं पता, बेसिक्स नहीं देखे हुए हैं, तो मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पे आई टैब में, तो आप वहां से देख लेना वीडियोस, ठीक है। अब ये भी आपको पता है बेटा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल एट दैट पॉइंट होता है। मतलब सारा खेल किसका है, सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी तो फोर्स डिक्रीज होगा, फोर्स कम होगा तो एक्सटर्नल फोर्स कम लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स कम लगाना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पर यूनिट वर्क डन भी कम हो जाएगा। और जो पर यूनिट वर्क डन होता है वही पोटेंशियल होता है, दैट मीन्स कि पोटेंशियल भी कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है बेटा, ये तो आप फॉर्मूले से भी जानते हो, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई r। तो यहां से भी आपको क्या निकल के आ रहा है, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल घटते जाएगा। दैट मीन्स कि अगर ये पॉइंट a है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ए बी सी, इस पॉइंट का पोटेंशियल वीए है, इस पॉइंट का वीबी है, इस पॉइंट का वीसी है। तो इस पॉजिटिव चार्ज के लिए वीए ग्रेटर देन वीबी ग्रेटर देन वीसी, क्योंकि डिस्टेंस बेटा, डिस्टेंस देखो चार्ज से कम है, ज्यादा है और ज्यादा है, तो सीधी सी बात है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होते जाएगा। ये तो हो गई बेसिक बात जो पिछले लेक्चर्स की समरी है। अब आते हैं अपने काम के पॉइंट पे। सपोज करो बेटा वही पॉजिटिव चार्ज क्यू यहाँ पे है, ठीक है, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब बेटा क्या कर रहे हैं, इससे 2 मीटर
2 मीटर की डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट अज्यूम कर रहे हैं। इस पॉइंट को नाम दे रहे हैं ए। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं ए। तो बेटा इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2 मीटर में ही होता है, यही होगी वैल्यू। तो बेटा क्या ये पॉइंट ए इकलौता पॉइंट है जो चार्ज क्यू से 2 मीटर की दूरी पे है? एक पॉइंट यहां भी तो हो सकता है 2 मीटर की डिस्टेंस पे, हो सकता है। एक पॉइंट यहां भी हो सकता है 2 मीटर की डिस्टेंस पे, एक पॉइंट यहां भी हो सकता है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मतलब ये पॉइंट 360 डिग्री हो सकता है ना। अगर आप 3D में अज्यूम करोगे तो आपको लाइंस प्लेन के बाहर भी, ये जो आपकी स्क्रीन का प्लेन है इसके बाहर भी और इसके अंदर की तरफ भी, मतलब आगे की तरफ और पीछे की तरफ भी लाइंस होंगी। तो क्या बना रहा है बेटा ये? तो जो सरफेस अगर आप इसको कवर करोगे तो क्या बनेगी? एक स्फीयर बनेगी। ये स्फीयर नहीं है, ये ड्राइंग मेरी खराब है, बट स्फीयर के शेप का बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो मतलब आपको एक चीज समझ में आ रही है कि अगर आप पॉइंट चार्ज ले रहे हो तो आपको स्फेरिकल शेप की इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगी। इसके बारे में और डिस्कस करेंगे, बस मैं ये आइडिया दे रहा था कि सिर्फ एक ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो पूरा कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स होती है जिन पे पोटेंशियल सेम होता है। ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब वो सारे पॉइंट्स जिन पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम है, इक्वल है, वो सारे पॉइंट्स का कलेक्शन जो होगा उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। आओ इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस? इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस ऑन विच पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस इज जीरो। ये एक डेफिनेशन हो गई। देखो बेटा, मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने अभी आपको बताया कि बेटा ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है इस पे अगर आप कोई पॉइंट ए लोगे और एक पॉइंट बी लोगे तो दोनों पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा? वी इज इक्वल टू वी बी होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्वल पोटेंशियल वाली सरफेस। तो वी ए वीबी के बराबर है, मतलब वी ए माइनस वीबी क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। कोई भी दो पॉइंट्स हो सकते हैं ये, मतलब इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे किसी भी दो पॉइंट के देखो यहां है एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन द सरफेस। फॉर एन इक्वी पोटेंशियल सरफेस हम बात कर रहे हैं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसपे लाई करने वाले किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। मिला आइडिया? क्लियर? अब आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? इन अदर वर्ड्स इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस सच दैट एवरी पॉइंट लाइंग ऑन द सरफेस हैज सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो वही है जो हम लोग इतने देर से चिल्ला रहे हैं कि सर कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस है जिसपे लाई करने वाला हर पॉइंट सेम पोटेंशियल कंटेन करेगा, सेम पोटेंशियल वैल्यू कंटेन करेगा। तो यही तो हम लोग कब से बता रहे हैं बेटा कि अगर हमारे पास एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पे हम एक पॉइंट ए ले रहे हैं, एक पॉइंट बी ले रहे हैं, एक पॉइंट सी, एक पॉइंट डी, एक पॉइंट ई, डॉट 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 एन पॉइंट्स ले रहे हैं, कोई भी एन पॉइंट्स, इसकी वैल्यू आप चाहे जितनी ले सकते हो। तो इन सारे का पोटेंशियल क्या है? बराबर है। इसीलिए तो ये सरफेस क्या कही जा रही है सर? इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में आया? दो चीज क्लियर हुई। दो क्या, वो दोनों एक ही चीज का रिजल्ट है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस में। जब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो सेम में से सेम को सब्सट्रैक्ट करोगे तो जीरो ही आएगा। दैट मींस कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो ही आना है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आइए चलते हैं आगे। ये एक और डिफिनेशन है, ये भी आप याद कर सकते हो अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिखने के लिए। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज कलेक्शन, ये कलेक्शन है ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन स्पेस दैट आर ऑल एट द सेम पोटेंशियल। वही चीज जो मैंने आपको बताया कि सिर्फ एक ही पॉइंट नहीं होगा जिसका पोटेंशियल कोई वैल्यू है, इसी पोटेंशियल वैल्यू के कई पॉइंट्स होंगे। अगर आप एक चार्ज के रिस्पेक्ट में देखोगे तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जिनका पोटेंशियल वैल्यू सेम होगा। तो उन सारे पॉइंट्स का जब आप कलेक्शन कर दोगे तो जो सरफेस बनेगी उसको हम बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो बेटा ये थी इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ डेफिनेशंस। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे थोड़ा सा और डिटेल में, समझने की कोशिश करेंगे, पिक्चर्स को विजुअलाइज करने की कोशिश करेंगे। देखो बेटा, जैसे ये एक चार्ज है, ये येलो कलर का जो आपको रीजन दिख रहा है ये एक चार्ज है। सपोज करो ये चार्ज प्लस क्यू है। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। देयर विल बी सम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज, होगी बेटा। और अब बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है? रेडियली आउटवर्ड। हर जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं और इनका मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर ई है। ठीक है, जहां पे ई क्या है बेटा? ई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। और आर क्या है बेटा? आर है
जो आपका सोर्स चार्ज है उससे डिस्टेंस, जिस पॉइंट पे आप टेस्ट चार्ज को ले आके रख रहे हो। तो बेटा एक बात बताओ, इस पॉइंट पे यहां, 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 ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये जितने भी पॉइंट्स हैं, ये सब चार्ज से इक्वल दूरी पे है, ये सब चार्ज से इक्वल दूरी पे है ना, इक्वल डिस्टेंस पे है। तो क्या आप पोटेंशियल का फॉर्मूला लगा सकते हो? बिल्कुल लगा सकते हो सर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, सपोज करो कि ये डिस्टेंस जो है चार्ज से इस येलो वाले पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो x1 मीटर है, x1 मीटर ऐसे ही नाम दे रहा है। तो बेटा ये जो पूरी सरफेस बनेगी, ये पूरी इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी, जिसका पोटेंशियल V1 होगा। हम नाम दे रहे हैं ऐसे ही, एक नाम दे दिए x1 के कारण V1, ठीक है, V1 पोटेंशियल होगा। अब सिमिलरली बेटा ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यहां पे पॉइंट, ये सारे जो चार्ज है उससे सेम डिस्टेंस पे है और वो डिस्टेंस x1 से बड़ी है, x1 से बड़ी है। तो सपोज करो अब डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x2। तो यहां पे क्या पुट हो जाएगा, x2। तो आपको क्या मिल गया, दूसरा पोटेंशियल V2। यानी एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको ये मिली है, एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको दूसरी ये मिल गई। इसी तरीके से V3, V4, V5, मतलब आपके पास अलग अलग डिस्टेंस पे 5 पोटेंशियल है। जब पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस x1 है तो पोटेंशियल V1 है। जब पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस x2 मीटर है तो पोटेंशियल V2 है। जब पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस x3 है तो पोटेंशियल डिफरेंस V3 है। और जब पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस x4 मीटर है तब पोटेंशियल V4 है। और जब चार्ज से डिस्टेंस x5 मीटर है तो पोटेंशियल V5 है। इसका मतलब समझो बेटा, ये जितने भी अलग अलग आपके स्फीयर्स बने हैं, ये सर्किल नहीं है पहली बात, ये 3D में है बेटा। आप 2D में देख रहे हो पर ये 3D में है। चार्ज ऐसा नहीं है, चार्ज अंदर बाहर ऊपर नीचे हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो ये एक स्फीयर हो गया, ये एक दूसरा स्फीयर हो गया, ये एक तीसरा हो गया। ध्यान से समझो, अब इस स्फीयर के किसी भी पॉइंट पे, चाहे यहां 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 पे, हर पॉइंट पे जो पोटेंशियल की वैल्यू होगी क्या होगी, V5, हमने जो अज्यूम किया हुआ है। कहने का मतलब कि इन सारे पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो भी होगा वो सेम होगा। और आपको पता है कि x1 जो डिस्टेंस है वो x2 से बड़ी है, और वो x3 से बड़ा है, वो x4 से बड़ा है, और लास्ट में ये सारे x5 से बड़े हैं। तो पोटेंशियल क्या होगा बेटा, ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस है बेटा पहली वाली, ये V1 है। मतलब इस पूरी सरफेस का पोटेंशियल क्या है, V1। जो दूसरी सरफेस है उसका क्या है, V2। जो तीसरी सरफेस है उसका क्या है, V3। जो चौथी सरफेस है उसका क्या है, V4। और ये जो लास्ट वाली सरफेस है इसका क्या है, V5। यहां से आपको दो चीजें मिली कि जो पॉइंट चार्ज के लिए इक्वी पोटेंशियल सरफेस होगी वो किस फॉर्म में होगी, सबसे पहले तो स्फेरिकल फॉर्म में होगी। दूसरी चीज आपको ये मिली कि इन सारे स्फीयर्स का सेंटर सेम है, तो ये क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक होंगे, मतलब कि सेम सेंटर वाले। इन सब के सेंटर एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। दैट मीन्स कि रेडियस अलग अलग है। एक स्फीयर आपने ऐसे बनाया, उसके ऊपर एक स्फीयर आपने ऐसे बनाया, उसके ऊपर एक स्फीयर आपने ऐसे बनाया, इसकी रेडियस आपने R1 ले ली, इसकी रेडियस आपने R2 ले ली, और इसकी रेडियस आपने R3 ले ली। तो इन तीनों का सेंटर सेम है और जो रेडियस है वो अलग अलग है। तो वही चीज यहां पे होती है। तो जब आप एक पॉइंट चार्ज लेते हो तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है वो स्फेरिकल होती है शेप में, और अगर उसका नेचर पूछा जाएगा कि कैसा होता है तो कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स होंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स। तो पहली चीज ये। अब ये सेम चीज निगेटिव चार्ज के लिए भी अप्लाई होती है। निगेटिव चार्ज में क्या है बेटा, देखो ये आपका निगेटिव चार्ज है, अज्यूम करो ये जो येलो आपका बना हुआ है ये निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टुवर्ड्स द चार्ज होंगी। बिल्कुल सर, टुवर्ड्स द चार्ज होंगी। तो सीधी बात है बेटा, हमारे पास V क्या है, V प्रोपोर्शनल टू 1/R होता है। चार्ज से जितना दूर जाओगे, ये जितनी ब्लू लाइन है इस पे जितने भी पॉइंट लाई करेंगे, इन सबका पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा। इन सबका पोटेंशियल सेम होगा। सपोज करो इसको नाम दे दें हम V1, सबसे आउटर सरफेस है, या VA कर दो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, लास्ट वाले में V1 V2 किया था। अब ये जो दूसरी सरफेस है इस पे बेटा जितने पॉइंट्स रखे हैं कहीं भी, इन सब का पोटेंशियल सेम होगा लेकिन इससे अलग होगा। और सीधी बात है बेटा कि ये जो डिस्टेंस है, जो ब्लू वाला सर्किल है, वो आपके चार्ज से ज्यादा दूर है। ये जो सर्किल है ये चार्ज से कम दूरी पे है। यानी कि जो A के लिए डिस्टेंस थी, जो हमने अगर इसको A माना हुआ है, इसको अगर हमने B माना हुआ है, इसको हमने C माना हुआ है, तो जो रेडियस RA है वो बड़ी है किससे, RB से, और वो बड़ी है RC से। यानी कि VA छोटा होगा किससे, VB से, छोटा होगा VC से।
अब ये VA, VB, VC मत याद करना, याद क्या करना कि आउटर मोस्ट सरफेस का पोटेंशियल कम होगा, उसके अंदर वाली का उससे ज्यादा होगा, उसके अंदर वाले का उससे ज्यादा होगा। मतलब कि सेंटर के चार्ज के जितना पास रहेगा, या तो सेंटर, आप चार्ज को सेंटर पे कंसीडर कर रहे हो, तो सेंटर के जितना पास आप पॉइंट अज्यूम करोगे तो वहां पे पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। और जो स्फीयर्स बनेंगे वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होंगे इटसेल्फ, लेकिन अलग अलग स्फीयर्स की सरफेस पे पोटेंशियल अलग अलग होगा। समझे? जैसे ये एक स्फीयर है ब्लू लाइन वाला, ये पूरा एक स्फीयर व्हाइट लाइन वाला है, और एक स्फीयर ये लाइट ब्लू वाला है। तो ये तीनों इक्वी पोटेंशियल सरफेस हैं, लेकिन जो सबसे अंदर वाला है जिसको हम VC नाम दिए हैं, इसका पोटेंशियल बड़ा है व्हाइट वाले, क्योंकि ये उससे ज्यादा डिस्टेंस पे है, और फिर ये उससे भी बड़ा है VA जो लाइट ब्लू वाला है। ये आप डायग्राम आपको दिखाने के लिए है। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब सर चलिए चलते हैं आगे। अब बेटा देखो, सपोज करो कि आपका जो चार्ज है वो बहुत दूर रखा हुआ है, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे रखा हुआ है आपसे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स आ रही है बेटा वो एकदम यूनिफॉर्म है, ठीक है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो व्हाइट लाइंस हैं ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब एक बात बताओ बेटा, कि जब ये लाइंस आएंगी, जब ये लाइंस आएंगी, तो देखो बेटा, जो यहां पे पॉइंट होगा, जो यहाँ पे पॉइंट होगा, जो यहाँ पे पॉइंट होगा, जो यहाँ पे पॉइंट होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे, ये सारे जो भी इनका सोर्स चार्ज होगा कहीं पे, उससे इक्वल डिस्टेंस में है, क्योंकि तभी यूनिफॉर्म आ रही है। मतलब जो भी पॉइंट होगा, मतलब अगर ये R1 डिस्टेंस पे होगा तो ये भी R1 डिस्टेंस पे ही होगा, ये भी R1 डिस्टेंस पे ही होगा, ये भी R1 डिस्टेंस पे ही होगा, मतलब ये सारे पॉइंट्स R1 डिस्टेंस पे ही होंगे। तो इन सारे पॉइंट्स जिनको हम मतलब नाम दे रहे हैं एक प्लेन ए, अभी मैं बता रहा हूं क्यों, ये सारे पॉइंट्स किस प्लेन में लाई करेंगे, क्योंकि जो लाइंस आ रही हैं वो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ऐसे ही आएंगी, 3D में आती है ना लाइंस, इसके पीछे भी लाइंस होंगी, ऐसे ऐसे ऐसे। आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, एक दूसरे के ऊपर नीचे नहीं है, मतलब साथ साथ चल रहे हैं, ठीक है? तो आप ये समझो कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे इस लाइन पे जो अपने सोर्स चार्ज से कांस्टेंट या सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो जस्ट जो जो सारे चार्ज सेम डिस्टेंस पे होंगे उनके लिए पोटेंशियल भी सेम होगा। तो यानी कि जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक यूनिफॉर्म सेट लेते हो तो उसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है वो कैसी बनती है? प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो ना, ये प्लेन है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलरली निकल रही है, ऐसे समझो, ये प्लेन है और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर निकल रही है, ऐसे, सॉरी ये गलत हो गया था, ऐसे निकल रही है। समझ में आई बात? मतलब कि जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेते हो तो उसके लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है वो किस फॉर्म में बनती है? एक प्लेन के फॉर्म में बनती है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, या आप कह सकते हो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ये दो चीजें हैं। कुछ बुक्स में बेटा उसी डायग्राम को ऐसे दिखाया हुआ है। अब अगर इसको आप प्रॉपर ऐसे डायग्राम को ड्रॉ कर दोगे तो आपको मिल जाएगा, ये वही प्लेन्स हैं, देखो। तो ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये ई की डायरेक्शन है तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस की डायरेक्शन है, ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। अब चलो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, बेसिक्स तो आ गए, अब हम कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, ठीक? सपोज करो बेटा हमारे पास एक प्लेन है पी क्यू आर एस, ओके, और ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, पी क्यू आर एस इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो बाय डेफिनेशन हमको पता है कि इफ वी सपोज एनी टू पॉइंट्स ऑन दिस सरफेस, बोथ पॉइंट्स विल हैव सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। तो हमने यहां पे दो पॉइंट्स अज्यूम कर लिए, ए और पॉइंट बी, एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स कैन बी गिवन एज डी आर, मतलब कि ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो डी आर है, ओके। अब बेटा एक बात बताओ, अगर हम एक कुलाम का चार्ज पॉइंट ए पे रखें, एक कूलम का चार्ज हम पॉइंट ए पे रखें और उस पे फोर्स लगा के उसको बी तक ले जाएं, उस पे फोर्स लगा के उसको बी तक ले जाएं, तब क्या होगा? तब बेटा वर्क होगा, और वर्क डन आपको पता है क्या होता है? वर्क डन इन मूविंग द वन कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी पर यूनिट चार्ज वन कूलम ही है, तो इसको ऐसे लिख दो। ये किसके बराबर होगा? पोटेंशियल ऑफ
बी पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट, वीबी माइनस वी है, यही होगा। लेकिन आपको बाय डेफिनेशन क्या पता है? बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको शॉर्ट में मत लिखना आप, मैं लिख दिया हूं जल्दी के लिए। बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस वी नो दैट वीबी इज इक्वल टू वीए। और जब VB इज इक्वल टू VA विच इंप्लॉइज VB माइनस VA इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दोनों पॉइंट पे जब पोटेंशियल की वैल्यू सेम है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? जीरो होगा। और जब ये जीरो होगा तो WAB क्या हो जाएगा? WAB हो जाएगा जीरो। WAB क्या हो गया? जीरो हो गया। तो इससे हमको क्या निकल के आया है? नो वर्क इज डन in moving any charge from one point to another point of an इक्विपोटेंशियल सरफेस। मतलब कि अगर हम एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ले रहे हैं और उस पे हम दो पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, तो किसी भी टेस्ट चार्ज को या कोई भी रैंडम चार्ज को उसी इक्विपोटेंशियल सरफेस के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। अब बेटा एक बात बताओ, आपको ये पता है WAB इज इक्वल टू जीरो, और AB क्या है बेटा? AB इक्विपोटेंशियल सरफेस PQRS का दो पॉइंट है, एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है। ठीक है बेटा, और ये यहां से मूव कराया जा रहा है। अब बेटा एक बात बताओ, जब कोई वर्क होता है, इसको मतलब आप जब मूव करा रहे हो तो इस पे वर्क होगा। अब हमें पता है कि वर्क जीरो है, बट हम थ्योरेटिकली चल रहे हैं कि अगर हम कोई चार्ज Q रखेंगे तो हम क्या करेंगे? अगर हमें चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ले जाना है तो हम फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स किसके बराबर होगा? QE के बराबर होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बीच का रिलेशन है जो आपको फर्स्ट लेसन में बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। अब एक बात बताओ, इफ वी अज्यूम Q इज इक्वल टू 1 कूलम, देन F विल बिकम E। बन जाएगा बेटा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि जब 1 कूलम है तो मतलब जो फोर्स लग रहा है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जितनी होगी उतना ही फोर्स लगेगा। अब एक काम करते हैं बेटा, अब वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? अगर हम ए से बी ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? वेक्टर एफ इंटू वेक्टर डी आर होता है, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एफ डी आर कॉस थीटा। ओके, और बेटा एफ को हम ई से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी निकाला है कि फॉर यूनिट चार्ज एफ इज इक्वल टू ई। तो यहां से हम इसको रिप्लेस कर दे रहे हैं, ई डी आर कॉस थीटा। लेकिन आपको पता है बेटा कि ये जो वर्क डन इन मूविंग द पॉइंट फ्रॉम ए टू बी क्या है? जीरो है। तो जीरो किसके बराबर हो गया? ई इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो ई जीरो हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ यहाँ पे जीरो हो सकती है? नहीं। इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो होगी, क्योंकि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रिलेशन होता है जो आपको आगे मिलेगा। अगर पोटेंशियल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है तभी फोर्स है, और फोर्स है इसीलिए वर्क है, और वर्क है इसीलिए पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं है, ये कंफर्म बात है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है तो जो डी आर है ये भी जीरो नहीं है, क्योंकि आप क्लियरली पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करवाए हो, तो ये भी जीरो नहीं है। ना ये जीरो है ना ये जीरो है, तो फिर इसका प्रोडक्ट जीरो कैसे हो सकता है? अगर ये जीरो हो जाए। वेक्टर ई इज नॉट इक्वल टू जीरो, डी आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक ही केस पॉसिबल है कि कॉस थीटा क्या हो जाए? 0 डिग्री हो जाए। और कॉस थीटा कब जीरो होता है? जब थीटा पाई/2 होता है, या फिर 90 डिग्री उसको बोलते हैं। इससे क्या निकल के आया? इससे निकल के आया बेटा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है, ठीक है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब समझ में आई बात? दूसरा रिजल्ट यहां से क्या निकल के आया है? दूसरा रिजल्ट निकल के आया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अब मैं ई से इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज, ये मेरा परपेंडिकुलर का साइन है, ठीक है, तो याद कर लेना, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर ए बी एक लाइन है, ये एक लाइन पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू,
तो इसका ये भी मतलब है कि PQ इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू AB, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे ना। तो बस यहां से हम एक कंक्लूजन और क्या निकाल सकते हैं, एक कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, यहां से मिल गया। चलो अब चलते हैं आगे। अच्छा बेटा, अभी हमने एक फिगर बनाया था, तो सपोज करो बेटा ये पॉइंट चार्ज Q है, ठीक, ये हमारा पॉइंट चार्ज Q है। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग होगी। मतलब अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे बेटा, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी अलग अलग होगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है चार्ज से वो बढ़ती जा रही है। और आपको पता है कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी घटेगी। अब मैं बार बार ये चीज नहीं बताऊंगा। और आपको ये भी पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। मतलब कि इस पॉइंट पे अगर पोटेंशियल VA है, इस पॉइंट पे VB है, इस पॉइंट पे VC है, इस पॉइंट पे VD है, तो आपको पता है सबसे पास चार्ज के कौन सा है, VA। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, VB से। इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किससे, VC से। इसका किससे ज्यादा होगा, VD से। अब आप ABCD पे ध्यान नहीं देना है, आपको आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि जो पॉइंट सबसे पास है उसका नाम मैंने A रखा है, उसका नाम P, Q, अल्फा, बीटा, गामा, Z आप कुछ भी रख सकते हो। तो मतलब चार्ज से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, समझो, जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जा रहे हो, क्या हो रहा है, पोटेंशियल जो है डिक्रीज हो रहा है। अब ये मैंने कोई नई बात तो बता नहीं दी, क्योंकि आपका फॉर्मूला यही बोल रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, पोटेंशियल कम होता जाएगा। अब आपको ये भी पता है ना बेटा, ये चार्ज Q जो है ये क्या करेगा, स्फीयर्स बनाएगा। एक स्फीयर बनाया मान लो, ठीक, इसके बाद एक और स्फीयर बनाएगा, इसके बाद एक और स्फीयर बनाएगा। तो एक बात जान लो बेटा, कि जैसे जैसे अगर आपने ग्राफ पढ़ा होगा और आपने फॉर्मूले को ध्यान दिया होगा, तो आपको ये दोनों चीजों से एक चीज का कंक्लूजन भी निकल के आएगा। इस फॉर्मूले से और इस फॉर्मूले से आपको एक कंक्लूजन निकल के आएगा कि देखो बेटा, जब आप चार्ज से धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ाते हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है वो बहुत धीरे धीरे कम होती है। लेकिन जैसे जैसे रेडियस की वैल्यू ज्यादा बढ़ती है, मतलब चार्ज से डिस्टेंस ज्यादा बढ़ती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू भी ड्रास्टिकली डिक्रीज होती है। तो इससे एक चीज ये निकल के आता है कि आपको अभी तक तो ये पता है कि पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स बनाता है। लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स जो होते हैं एक दूसरे से इक्वी डिस्टेंट नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि ये एक दूसरे से बराबर डिस्टेंस पे है, कि ये 5 सेंटीमीटर पे है तो ये 10 सेंटीमीटर पे है तो ये 15 सेंटीमीटर पे है। होंगे वहां पे भी, लेकिन जो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं बेटा, वो जब चार्ज के पास आप देखोगे तो उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। मतलब चार्ज के पास बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, और जैसे जैसे आप चार्ज से दूर होते जाते हो इनकी एक दूसरे से, मतलब जैसे जैसे आप चार्ज से डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर के बीच का गैप है ये, वो बढ़ता जाएगा। समझे, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स के बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, सीधी बात है, आपको पता है ना, आर बढ़ेगा तो वी घटेगा, और जब आर की वैल्यू आप जितनी बढ़ाओगे उतना ड्रास्टिक चेंज होगा। ठीक, एक चीज ये हो गई। अब इसके बाद आते हैं बेटा हम लोग अपने अगले पॉइंट पे। सेम केस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ भी जाता है। आपको पता है जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, प्लेन के फॉर्म में बनती है। और ऐसे कई प्लेन बनते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, तब जो प्लेन्स बनेंगे उनके बीच का जो गैप रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, और जब नॉन यूनिफॉर्म रहता है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, तो उसमें भी बेटा वही रहेगा। जैसे जैसे आप सोर्स चार्ज से दूर जाओगे, जो दो प्लेन्स बनेंगे, जो दो पैरेलल प्लेन्स बनेंगे उनके बीच का गैप डिस्टेंस के साथ बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी तो दो प्लेन्स के बीच का गैप भी बढ़ता जाएगा। ठीक, ये हो गई एक चीज।
वैसे बेसिक प्रॉपर्टी में आपके यही पूछा जाता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल होती है, परपेंडिकुलर होती है, क्या होता है। और एक चीज यहाँ पे याद रखना कि जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होती हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस सर तभी बनती है जब वो सारे पॉइंट्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होते हैं, तो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है। अब एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनी है तो इस सरफेस के सारे पॉइंट्स चार्ज से सेम डिस्टेंस पे होंगे, सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर आपको दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस बनानी है तो आपको जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो दूसरी लेनी पड़ेगी, या इससे कम ले सकते हो आर से या ज्यादा ले सकते हो। सपोज करो आपने दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाया है, ये चार्ज उसके सेंटर पे है। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेटा, सपोज करो वो कैपिटल आर है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या है? कैपिटल आर है। यहाँ पे जो डिस्टेंस है बेटा क्या है? कैपिटल आर है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि इनके बीच का जो गैप है, मतलब इनकी जो रेडियस है बेटा, वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट है तो वो इंटरसेक्ट कर नहीं सकते, और अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो एक पॉइंट पे पोटेंशियल की दो वैल्यू होगी। और इक्विपोटेंशियल सरफेस का तो ये प्रिंसिपल है ही नहीं, उसमें तो सारे पॉइंट्स की वैल्यू सेम होती है पोटेंशियल की। तो इसलिए ये आपके बहुत ज्यादा काम का है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेस या मोर देन टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं, इनकी डायरेक्शन मैंने गैप तो बता दिया आपको। मैंने एक चीज बता दी कि जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे सोर्स चार्ज से, सोर्स से आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा। जो दो कॉन्सेंट्रिक सरफेसेस हैं या पैरेलल सरफेसेस हैं उनके बीच का गैप बढ़ता जाएगा, क्योंकि वीक होती जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जा रही है, उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा है, तो वो चीजें होती जा रही हैं। लेकिन इससे एक चीज और कंक्लूजन क्या निकल के आता है? इससे एक कंक्लूजन और निकल के आता है कि ये जो इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस होती हैं कॉन्सेंट्रिक वाली, इनकी डायरेक्शन क्या होती है? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। समझ में आया? अब इस टॉपिक में बताने के लिए मेरे पास कुछ बचा है नहीं, जितनी चीजें थी बता दिया मैंने आपको। एक चीज आप और जान सकते हो कि अगर आप कोई हॉलो कंडक्टर ले लेते हो, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ले लो, ये स्फीयर है बेटा, 3D फिगर है। तो आप उस पर कोई भी चार्ज रखोगे वो पूरा उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अंदर से हॉलो है तो जहां तक सरफेस रहेगी वहां तक वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सारा इक्वली, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सेंटर से डिस्टेंस भी इक्वल ही रहेगी। जब चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ, सपोज करो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सारी जगह चार्ज की वैल्यू सेम है और आर की भी वैल्यू सेम है, तो आपको पता है वी जो है दो ही चीज पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे फॉर्मूले में, क्यू बाई आर के। जब क्यू भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनेगी। लेकिन नहीं, ये एक हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर है, इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है। इसकी जो सरफेस है वो सरफेस नहीं है, सरफेस में नहीं है, पूरी वॉल्यूम में फैला हुआ है, पूरी वॉल्यूम। एक गोला आप लेते हो, बॉल लेते हो स्टम्पर की या कैनवस की, आप उसको जब कभी ओपन करो तो देखो एक मोटी सी थिक लेयर होती है ना, तो वो पूरा जो उसका वॉल्यूम है उस पूरे वॉल्यूम में चार्ज फैला हुआ होता है। इसीलिए चार्ज स्फेरिकल सरफेस जो होती है इसको हम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके हर पॉइंट पे, इसके वॉल्यूम में हर पॉइंट पे जो आपका पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू सेम होती है, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल इक्वली होता है। आपने पढ़ा हुआ है ना, आपको चार्ज डेंसिटी पढ़ाई गई थी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इनकी जो चार्ज डेंसिटी होती है पर यूनिट वॉल्यूम वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, जिसकी वजह से ये जो हॉलो चार्ज स्फेरिकल सरफेसेस होती हैं इनको हम इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में अभी के लिए तो इतना ही है। और आपको कुछ मॉक्स हैं, तो ये कुछ क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन मॉक्स को आप सॉल्व करिए और उसके बाद कमेंट करिए। ये जो एमसीक्यू है इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने से, ऑनेस्टी से, चीटिंग करने का कोई मतलब नहीं है। आंसर आपको मिल जाएगा किताब में, बट अपने से सॉल्व करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको करनी है, मुझे नहीं। तो फिर आप इसको सॉल्व करना पढ़ के। देन ये दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा क्वेश्चन है, ये चौथा है, ये पांचवा है और ये छठा है। तो आपके पास 6 क्वेश्चन हैं टोटल। तो आप इसको आराम से अटेम्प्ट करके, जब आप वीडियो देख लें तो तुरंत इसको अटेम्प्ट करके सारे आंसर ऐसे कर दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, और उसका जो भी आंसर होगा XYZ अल्फा बीटा गामा,
जो भी इसका आंसर होगा ये आप ऐसे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और जब आप ऐसे कमेंट करेंगे तो आंसर जो है, करेक्ट आंसर, वो आपको 72 आवर्स के बाद कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया जाएगा। एटलीस्ट 3 दिन में जो बच्चे अटेम्प्ट कर पाए, और जो पहले 5 बच्चे होंगे जो इन आंसर्स को, सारे आंसर्स को करेक्ट रिप्लाई करेंगे, उनका नाम हम अपने अगले वीडियो में फीचर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। और आप में से जितने भी लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अगर स्टार्टिंग में नहीं किया हुआ है। और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए बेटा, आप लोग का चैनल है। आप लोग अपने दोस्तों के साथ, स्कूलमेट्स के साथ इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम लोग बोर्ड एग्जाम के टाइम, जो हमारा एम है कि हम लोग सारे बच्चे एक साथ लाइव बैठ के पढ़ेंगे, हम और आप प्रिपरेशन करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की, तो वो हम लोग साथ में कर पाए। तो ये करने के लिए हमें कम से कम 100 बच्चे ऑनलाइन चाहिए, 100 ऑनलाइन स्टूडेंट्स। जब हम बोर्ड की अपनी सीरीज स्टार्ट करेंगे, बोर्ड प्रिपरेशन की 3 महीने पहले, अप्रॉक्स दिसंबर या फिर नवंबर से ही स्टार्ट कर देंगे। तो जब हम अपनी बोर्ड की सीरीज स्टार्ट करेंगे तो मेरा ये ड्रीम है कि हमारे पास 100 बच्चे हों ऑनलाइन क्लास में, जो हमारे साथ जुड़े, टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, और हम लोग साथ में प्रिपरेशन करेंगे और साथ में गेन करेंगे एटलीस्ट 95% प्लस। सारे चैप्टर, सारे सब्जेक्ट सब कवर कराए जाएंगे। तो उसके लिए मुझे भी ऑडियंस चाहिए। अगर मेरे पास ऑडियंस नहीं है तो मैं बना के ही क्या करूंगा वीडियो। तो आप लोग बस लग जाइए पढ़ने में, और जब पढ़ के उठिए तो अपना चैनल सिग्मा ई लर्निंग सेंटर इसको शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।